नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगले कोशिकांग के बारे में। अगला कोशिकांग केंद्रक के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, जहाँ हमने कल क्लास छोड़ी थी। कल हमने पढ़ा था कोशिका और कोशिकांग के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो आइए हम केंद्रक को समझते हैं। अब हम केंद्रक को केंद्रक की संरचना के माध्यम से देखते हैं या पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक सबसे कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये पूरी कोशिका पर नियंत्रण करता है, अर्थात पूरी कोशिका की जितने भी कोशिकांग हैं सब पर ये कंट्रोल करता है कि कौन सा कोशिकांग क्या काम करेगा, कितना अब उसके कार्य जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कितनी ऊर्जा बनाएगा, इसका कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। अब बात आती है केंद्रक। केंद्रक की सबसे पहले किसने खोजा था केंद्रक को? केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। कब करी थी? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज करी थी। अब बात करते हैं केंद्रक की संरचना की। सबसे पहले केंद्रक को देखते ही इसको, ये जो बाहर दिखाई दे रही है इसके बाहर जो झिल्ली होती है, ये कौन सी? दोहरी झिल्ली युक्त है, अर्थात ये केंद्रक होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त। ये जो झिल्ली होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? 75 से 90 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और जो ये केंद्रक झिल्ली के बाद ये जो दिखाई दे रहा है इसमें जो भरा होता है द्रव, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। इसको हम कहते हैं केंद्रक द्रव। जो केंद्रक के अंदर भरा होता है इसको हम केंद्रक द्रव कहते हैं। न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस या न्यूक्लियस स्ट्रोमा या कुछ भी कह दो, जैसे द्रव को क्या बोलते हैं? प्लाज्म, न्यूक्लियो प्लाज्म कह सकते हैं। इसके बाद ये जो केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली दिखाई दे रही है, इसके बीच में आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, स्पेस दिखाई दे रही है या छिद्र दिखाई दे रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? केंद्रक छिद्र कहते हैं। इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये न्यूक्लियस पोर काम क्या करते हैं? ये जो केंद्रक है इसके अंदर पाया जाने वाला जो केंद्रक द्रव्य है और इसके जो बाहर पाया जाता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक द्रव्य होता है उसके आदान प्रदान का ये काम करता है। उसके आदान प्रदान के लिए छिद्र पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो ये हमें दिखाई दे रहा है केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक द्रव के अंदर ये जो जाल जैसी संरचना पाई जाती है इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है? डीऑक्सीराइबोज और प्रोटीन का बना होता है। डीऑक्सीराइबोज और प्रोटीन का बना होता है। इस क्रोमेटिन जाल के अंतर्गत गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है, जीन पाया जाता है, जो हमारे आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ये केंद्रिका की। ये केंद्रिका क्या होती है? जो केंद्रक होता है उसके अंदर पाई जाती है केंद्रिका। केंद्रिका संरचना, ये कार्य क्या करती है? ये केंद्रिका आरएनए के संश्लेषण का काम करती है। केंद्रिका क्या काम करती है? आरएनए का संश्लेषण करती है। आरएनए का संश्लेषण का काम करती है। और जो ये केंद्रक पाया जाता है, ये केंद्रक एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है अधिकांशतः, पर अगर कभी कभी एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाया जाएगा तो हम उसे कहेंगे, उस कोशिका को सबसे पहले तो अधिकांशतः होता ये पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद अगर एक से अधिक पाया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे, एक से अधिक पाया जाता है अगर केंद्रक, तो उस कोशिका को हम क्या कहते हैं? सिनोसाइट। उस कोशिका को हम कहते हैं सिनोसाइट्स कहते हैं। और यदि किसी कोशिका में एक भी केंद्रक नहीं पाए जाते, केंद्रक विहीन कोशिका होती है, केंद्रक विहीन कोशिका, तो उसको कहते हैं ए न्यूक्लियोसाइट। ए न्यूक्लियोसाइट। ये ए न्यूक्लियोसाइट होती है। ये कौन कौन सी कोशिका होती है? ये देखा, जैसे मानव की आरबीसी होती है, परिपक्व आरबीसी, नवजात नहीं, मानव की परिपक्व आरबीसी, उसमें एक भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात मानव की जो परिपक्व आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। मानव की परिपक्व, यहाँ परिपक्व शब्द अपन को जोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि नवजात में केंद्रक पाया जाता है, शायद अविकसित केंद्रक पाया जाता है। परिपक्व आरबीसी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में कि मानव की आरबीसी या मानव की आरबीसी और परिपक्व आरबीसी में किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो हमें परिपक्व शब्द के ऊपर ध्यान देना है। परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद एक और कोशिका है जो पादप कोशिका होती है, उसकी जो चालनी नलिका होती है, चालनी कोशिका, पादप सेल की जो चालनी कोशिका होती है, चालनी नलिका होती है, पादप सेल की जो चालनी वाहिका या चालनी नलिका होती है, फ्लोएम में पाई जाती है ना, 3 भाग की वाहिका, वाहिनिका या चालनी नलिका, उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। चालनी नलिका भी केंद्रक विहीन होती है। ये दोनों कोशिकाएं होती है जो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दोहरी झिल्ली की। अब ये दोहरी झिल्ली में हमें ये जो स्थान दिखाई दे रहा है, परिकेंद्रीय स्थान, इसके बीच में भी तो जगह दिखाई दे रही है ना। अब इस जगह में कितनी इसकी लंबाई, अर्थात हम इसके गैप की बात करते हैं। इसकी गैप, कितना गैप होता है, ये गैप होता है 150 से 400 एंगस्ट्रॉम। 150 से कितना होता है, 400 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो क्रोमेटिन जाल, इसके बाद हम बात करते हैं क्रोमेटिन जाल की। ये जो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, इसमें ना गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र, तो हम देख लेते हैं। ये जो क्रोमेटिन जाल है, इसके अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब इसमें बिखरा हो, जैसे इसी की संरचना मान लो, गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। तो ये गुणसूत्र की बात है, तो गुणसूत्र संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार कैसे, जैसे मैं बताती हूँ आपको, गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। तो हम संरचना को यहीं देख लेते हैं, ये ऐसे होते हैं गुणसूत्र बेलनाकार। इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि गुणसूत्र हाँ ऐसे होते हैं बेलनाकार। और जो ये गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र की संरचना की बात करें, सबसे ऊपर ये जो गुणसूत्र का शीर्ष भाग है, इसको हम बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर, टीलोमियर। और जो ये गुणसूत्र का, ये जो गुणसूत्र के अंदर जो धागे समान संरचना पाई जाती है, धागे समान संरचना पाई जाती है, ये संरचना को हम, अगर ये धागे समान संरचना जो पाई जा रही है, ये डबल लेयर में होती है, मतलब 2 धागे समान संरचना पाई जाती है। एक धागे की बात करते हैं तो इसको तो कहते हैं क्रोमोनिमाटा, क्रोमोनिमाटा। और इन दोनों को संयुक्त रूप से ये क्रोमोनिमाटा, जो 2 धागे समान संरचना होती है, इतनी पास होती है कि ये हमें एक ही दिखाई देती है। इस कारण इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। इस कारण इसको क्रोमेटिड, इस कारण इसको क्रोमेटिड कहते हैं। और जहां पे ये धागे समान संरचना जुड़ी होती है, अर्थात जैसे पूरी संरचना है यहाँ से यहाँ तक, कहीं कहीं तो जुड़ी होती है, तभी तो बीच में वो बनता है। गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं, तभी तो कोशिका विभाजन में जब गुणसूत्र को देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, गुणसूत्र ऐसा होता है। तो ये ऐसा गुणसूत्र होता है, तो बीच में जो स्थान होता है, ये जो जुड़ा होता है, बीच में जो स्थान होता है जुड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ये जो कहीं कहीं पे जुड़ा होता है ये स्थान, इसको कहते हैं हम सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर कोशिका विभाजन के समय यहाँ से ये इधर अलग जुड़ जाता है दूसरी कोशिका में, ये इधर दूसरी कोशिका में जुड़ जाता है। तो यहाँ इसका काम होता है, इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में गुणसूत्र को 2 भागों में विभाजित करना, यहाँ से विभाजित होता है। इसके बाद ये कोशिका विभाजन में तो महत्वपूर्ण होगा। इसे जब कोशिका विभाजन में ये महत्वपूर्ण होगा तो जरूरत है कि क्रोमेटिन जाल भी उसमें भाग लेता है। इसके बाद हम कोशिका, इसके कार्य की बात कर लेते हैं, केंद्रक के कार्य की। केंद्रक क्या क्या काम करता है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम तो इसका होता है, ये पूरी कोशिका पे कंट्रोल का काम करता है, अर्थात नियंत्रण करता है। तो इसको हम कहेंगे कोशिका का कंट्रोल रूम। केंद्रक को क्या कहेंगे, कोशिका का कंट्रोल रूम। और केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाने के कारण ये क्या करता है, आनुवंशिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। तो ये आनुवंशिक पदार्थों का भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आदान प्रदान करता है। तो इसका एक काम ये भी हुआ कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोशिकाओं का आदान प्रदान करता है। इसके बाद हमने देख लिया केंद्रक के बारे में, तो केंद्रक की संरचना हो गई, केंद्रक के कार्य हो गए, और केंद्रक के ये जो जितने भी ये नाम हो गए इसके बारे में हमने देख लिया है। तो हम आज की क्लास में बस इतना ही
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।